Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BHIC 110, that is History of India from 1757 to 1857. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाता है और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, दैट इज़ BHIC 110, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। The colonial policy on education in India was introduced by the British East India Company and later continued by the British Raj। तो भारत के अंदर जो कॉलोनियल पॉलिसी लाया गया था शिक्षा के ऊपर, वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और बाद में इसको चालू रखा गया ब्रिटिश राज के दौरान। The main aim of this policy was not only to educate Indians but also to serve British political and administrative interest। अगर इस पॉलिसी का हम मेन एम देखें तो ये सिर्फ भारतीयों को पढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी उनको सर्व करना भी था। अब इसके बिगिनिंग को समझते हैं। बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी। इन अर्ली ईयर्स द ब्रिटिश वेयर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग इंडियंस। अगर हम शुरुआत के वर्षों में देखें तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे, इतना वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, भारतीयों को पढ़ाने में। हाउएवर आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन इन इंडिया। जबकि जो चार्टर एक्ट आता है 1813 का, उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो सोचती है, वो डिसाइड करती है कि वो भारतीयों को पढ़ाने में क्या करे, पैसे स्पेंड करेगी, खर्च करेगी। देयर वाज ए डिबेट बिटवीन टू ग्रुप्स। यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं ओरिएंटलिस्ट हु सपोर्टेड टीचिंग्स ट्रेडिशनल इंडियन सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत एंड पर्शियन। जो भारत के जो पारंपरिक जो शिक्षा थी, जैसे कि संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, उसको सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं एंग्लिसिस्ट, जो चाहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ाया जाए, वेस्टर्न सब्जेक्ट्स को लाया जाए, ठीक है। अब ये डिबेट होता है, इसमें एंग्लिसिस्ट जो है वो जीत जाते हैं जब थॉमसन बेबिंगटन मैक्यूले अपना एक मिनट ऑन एजुकेशन ये समझाते हैं 1835 में। ये इसके बारे में जब बताते हैं तो ये एंग्लिसिस्ट की जीत होती है। मैक्यूले आर्ग्यू करते हुए बोलते हैं कि इंग्लिश का जो शिक्षा है, इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो बहुत ही सुपीरियर है और इसको भारत के अंदर में भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद एंग्लिसिस्ट जीत जाते हैं और यहाँ पर इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। द मेन फीचर ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी। कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन फीचर है उसको समझते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज था इसको प्रमोट करना इनका मेन फीचर था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द मेन मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो उसका आपको जो मेन मीडियम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। दिस हेल्प स्प्रेड वेस्टर्न आइडियाज़, साइंस एंड लिटरेचर। इससे वेस्टर्न आइडियाज़ को, साइंस को और लिटरेचर को फैलने में तो बहुत मदद मिली, बट दिस ऑल्सो रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल लर्निंग्स। लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय भाषा और जो इनकी जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी, इसकी महत्व को कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। सेकंड, क्रिएशन ऑफ एन एजुकेटेड क्लासेस। द ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हु कुड वर्क एज क्लर्क एंड ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ब्रिटिश चाहते थे कि एक यहाँ पे शिक्षित वर्ग का यहाँ पे क्या हो, उदय हो या फिर निर्माण हो, जहाँ पे एजुकेटेड इंडियंस हो, शिक्षित भारतीय हों जो कि काम कर सके क्लर्क और ऑफिशियल्स के रूप में जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें, ठीक है। मैक्यूले डिस्क्राइब देम एज द पीपल हु वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। और इन्हीं को मैक्यूले जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, ये जो एजुकेटेड क्लास है उनको डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो रंग और खून से तो भारतीय हैं, लेकिन टेस्ट, स्वाद और इंटेलेक्ट से ये क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। थर्ड इज़ द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। सो वुड्स डिस्पैच इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड्स डिस्पैच का मतलब यहाँ पे है, उसको जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया से। इट रिकमेंडेड सेटिंग अप स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857। तो ये
कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं कि हमको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बनाने चाहिए। और साथ ही साथ ये निर्माण करते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गया और मद्रास यूनिवर्सिटी हो गया, जो कि 1857 में निर्माण किया गया। लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन मेनली बेनिफिटेड अपर एंड मिडिल क्लास इन सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ लिमिटेड एक्शन था। एजुकेशन जो थे वो सिर्फ कुछ ही, और वो भी ऊपर और मिडिल क्लास वाले लोगों को ही तक सीमित था। पुअर पीपल, वुमेन एंड रूरल कम्युनिटीज़ हैड लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। गरीब लोग हो गए, औरतें, महिलाएं हो गई, ठीक है, या फिर रूरल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हो गए, उनके पास बहुत कम ही और नहीं के बराबर उनके पास एक्सेस था क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, एक अच्छे शिक्षा का इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था और नहीं के बराबर था। ठीक है, इसका क्या होता है इम्पैक्ट, ये भी देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी, द पॉलिसी हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। इट इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक थिंकिंग एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमॉन्ग इंडियंस। इसके वजह से जो है हमको मॉडर्न एजुकेशन को देखने को मिलता है, साइंटिफिक थिंकिंग, लोगों की सोच विचार में बेहतरी होती है, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आता है भारतीयों के बीच में। एजुकेटेड इंडियंस लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और यही जो शिक्षित होते हैं भारतीय, वो बाद में एक अहम भूमिका निभाते हैं भारत की आज़ादी में। ठीक है, हाउएवर इट ऑल्सो वीकेंड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड कल्चरल डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न आइडियाज़। जबकि इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय जो शिक्षा होती है, जो भारतीय जो ट्रेडिशनल शिक्षा होती है, उसमें ये उसको कमज़ोर कर देता है, और साथ ही साथ ये जो हमारा कल्चरल डिपेंडेंस है वो वेस्टर्न आइडियाज़ के ऊपर मतलब डिपेंडेंट कर देता है। ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाने लग गए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कंक्लूजन में हम समझेंगे। इन कंक्लूजन, द कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन चेंज्ड इंडियाज एजुकेशन सिस्टम सिग्निफिकेंटली। अगर हम भारत के अंदर देखें कि जो कॉलोनियल पॉलिसी लाया गया एजुकेशन के ऊपर, उसने कहीं ना कहीं भारत के पूरे शिक्षा व्यवस्था को ही बदल के रख दिया। ऑल्दो इट एम टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, इट also helped create awareness and unity among Indians, which later contribute to India's independence movement। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य था कि ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट होंगे उनको सर्व करना, साथ ही साथ ये एक क्रिएट करता है लोगों के बीच में अवेयरनेस को और यूनिटी लाता है भारतीयों के बीच में, जो कि बाद में कंट्रीब्यूट करता है भारत के आज़ादी के हर एक आंदोलन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रिटिश की सोची समझी चाल थी, जिसको हम समझते हैं कि वो लाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये बाद में कहीं ना कहीं इन्हीं पे भारी पड़ता है जब इंडियंस जो हैं वो एजुकेटेड होने के बाद उनको अवेयरनेस आता है और वो कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी की मांग करते हैं और मूवमेंट्स करते हैं। तो कई सारे मूवमेंट्स का जन्म यहीं से होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। So, colonial rule, especially under the British East India Company and later the British Raj, had a deep and long-lasting impact on the Indian economy। अगर हम colonial rule की बात कर रहे हैं, खास करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया गया और बाद में ब्रिटिश राज के द्वारा रूल किया गया, वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखता है भारत के इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, while the British introduced railways, modern administration and communication system, their main aim was to benefit Britain rather than develop India। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जैसे यहाँ पे रेलवे उन्होंने लाया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लाया, साथ ही साथ कम्युनिकेशन को अच्छा किया, रोडें बनवाएं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन उनका जो मेन एम था, वो लक्ष्य ये था कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ज़्यादा वो बेनिफिट पहुँचाना चाह रहे थे भारत के डेवलपमेंट से भी ज़्यादा। ठीक है, तो भारत का डेवलपमेंट से ज़्यादा वो ब्रिटेन को बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे। एज अ रिज़ल्ट इंडियाज़ इकोनॉमी सफ़र्ड सीरियस डैमेज, जिसके फलस्वरूप भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान देखने को मिलता है। फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड स्किल्ड आर्टिसंस। तो ब्रिटिश रूल से पहले अगर बात करें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था हस्तकला, ठीक है, यहाँ के टेक्सटाइल्स और स्किल्ड आर्टिसंस, यानी कि जो कारीगर्स के द्वारा जो काफ़ी जो स्किल्ड कारीगर होते थे, यानी कि जो काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से काम करने वाले लोग होते थे, इनकी कला बहुत ज़्यादा क्या थी, यहाँ पे फेमस थी, लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे, ये बहुत ज़्यादा विकसित थी। ब्रिटिश पॉलिसीज इनकरेज द इम्पैक्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम विच हार्म्ड लोकल इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज आई जिसने इनकरेज किया मशीन से बने हुए निर्मित,
ठीक है, गुड्स को जो आते थे कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, जिसके वजह से जो लोकल इंडस्ट्री थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। इंडियन वेबर्स एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर जॉब्स लीडिंग टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के जो बुनकर थे और जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपना जॉब खो दिया और साथ ही साथ यहाँ पे हमको गरीबी और बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये प्रक्रिया ही कहलाती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर. So, the British introduced heavy land revenue systems like permanent settlements, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, forcing farmers to pay high taxes. ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमको परमानेंट सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। मेनी फार्मर्स हैड टू बोरो मनी एंड फेल इनटू डेब्ट. बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे क्या करते थे, बोरो करते थे, कर्ज लेते थे मनी, और वो डेब्ट के अंदर चले जाते थे, ठीक है, उधार पैसे लेकर के वो कर्ज में डूब जाते थे. कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, इंडिगो एंड जूट वेयर प्रमोटेड इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स विच रिड्यूस फूड प्रोडक्शन एंड काउज फेमाइंस. कैश क्रॉप्स को उगाने को इनको मजबूर किया जाता था, जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, इनको इसके बारे में प्रमोट किया जाता था, यही उगाने के लिए इनको बोला जाता था, और ना कि फूड क्रॉप्स नहीं उगाने के लिए बोला जाता था. फूड क्रॉप्स नहीं उगाने की वजह से हमको बाद में देखने को मिलता है बहुत सारे फेमाइंस यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ. वन मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाज द ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन बाय दादा भाई नौरोजी. एक जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जिसको दादा भाई नौरोजी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज इनकम वाज ट्रांसफर टू ब्रिटेन थ्रू टैक्सेस, प्रॉफिट्स एंड सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स. एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के जो इनकम थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ब्रिटेन. कैसे? टैक्स के रूप में, प्रॉफिट्स के रूप में, और सैलरीज़, ठीक है, जो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके सैलरीज़ के रूप में. तो इन रूप में इन सारे चीज़ों के वजह से वो यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनकम्स, ठीक है, इंडिया के जो इनकम्स थे उसको वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते थे ब्रिटेन, ठीक है. दिस वेल्थ वाज नॉट इन्वेस्टेड बैक टू इंडिया स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये सारे जो वेल्थ थे, पैसे थे, वो बाद में भारत को इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, मतलब बाद में उसको भारत वापस नहीं लौटाया जाता था किसी भी तरह से, जिसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम हो गया था, ठीक है, और धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया था, ठीक है. नेक्स्ट इज लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ऑल्दो रेलवेज, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स वेयर डेवलप्ड, they mainly served British economic interests such as transporting raw materials to ports and selling British goods in Indian markets. अब यहाँ पर हमको देखने को तो मिलता है कि ये रेलवे, पोर्ट्स और टेलीग्राफ को इन्होंने लाया, लेकिन ये सारे डेवलपमेंट्स खास करके वो अपने ही काम के लिए, अपने ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है पोर्ट से लेकर के दूसरे जगह तक, ठीक है, और फिर ब्रिटिश जो गुड्स थे उनको इंडियन मार्केट से पहुँचाना, इन सब के लिए उन्होंने रेलवेज, पोर्ट्स ये सब बनाए थे, ठीक है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया रिमेन्ड वीक एंड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश नीड्स. और भारत का अगर हम बात करें तो भारत का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो अभी भी कमज़ोर था और कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के ज़रूरतों पे डिपेंडेंट रहता था. नेक्स्ट इज poverty and economic backwardness. Colonial policies increased inequality and widespread poverty. colonial policies जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असमानता लाए और जिसकी वजह से गरीबी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल गई. इंडिया वंस अ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी बिकम अंडर डेवलप्ड. भारत जो कि एक समय पूरा एकदम समृद्ध माना जाता था इकोनॉमी में अपना, वो अब यहाँ पे अंडर डेवलप्ड हो गया. लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर लिविंग कंडीशन बिकम कॉमन अमंग द पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे इनकम में कमी आना, ठीक है, बहुत कम यहाँ पे इनकम हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हो जाना और लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब हो जाना, ये एक बहुत ही कॉमन हो गया था वहाँ के लोगों के बीच में. ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे देखते हैं. सम पॉजिटिव चेंजेस लाइक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड. अगर पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाए गए, ठीक है, बैंकिंग आया, ठीक है, और कुछ लीगल सिस्टम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था. जबकि दिस इंटरेस्ट वे आर मेनली डिज़ाइन टू स्ट्रेथन कॉलोनियल कंट्रोल. जबकि अगर हम बात करें तो ये सारे जो बेनिफिट्स हुए ये भी डिज़ाइन किया गया था कि कॉलोनियल कंट्रोल को मजबूत किया जाए, उसके लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी. ठीक है, द ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ
colonial rule was negative as it exploited India's resources and weakened its self-reliance। अगर हम इसका पूरा एक निचोड़ देखें तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया कॉलोनियल रूल का वो एक निगेटिव ही आया भारत के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो भी रिसोर्सेज थे उसको तो एक्सप्लॉइट किया ही किया, साथ ही साथ जो भारत अपना सेल्फ रिलायंस था उसको भी ये कमज़ोर कर दिया, ठीक है, जो कि अब डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश के गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम इसको समझेंगे कि इन कंक्लूजन कॉलोनियल रूल डैमेज इंडियाज़ इकोनॉमिक थ्रू एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। तो जो कॉलोनियल रूल था उसने भारत के इकोनॉमिक को, अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से ख़राब कर दिया, डैमेज कर दिया। कैसे? तो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से, पॉवर्टी, गरीबी से, और अंडर डेवलपमेंट से। इट्स अफेक्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेकिंग इकोनॉमिक रिकवरी अ मेजर चैलेंज फॉर मॉडर्न इंडिया। और इसका जो इफ़ेक्ट था वो कंटिन्यू रहा भारत के आज़ादी के बाद तक भी, और भारत को इससे रिकवरी करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता देंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स के जो कॉलोनियल रूल जो थे वो कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमी को कितना ज़्यादा प्रभावित किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट वाज द नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स बिफोर 1857। तो 1857 के पहले कुछ जो पॉपुलर मूवमेंट्स हुए थे उसका कैसा प्रकृति था, क्या उसका भाव था, वो हम देखेंगे। सो बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेनी पॉपुलर मूवमेंट्स टुक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो 1857 की क्रांति के पहले हमको बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि भारत के अलग अलग भागों में, हिस्सों में हुए हैं। These movements were started by peasants, tribal communities, workers and local rulers against the policies of ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सारे जो आंदोलन हैं, मूवमेंट्स हैं, वो शुरुआत किए गए किसान भाइयों द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, या फिर किसी लोकल रूलर के द्वारा। किसके ऊपर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए पॉलिसीज़ के ऊपर। The nature of these movements was mainly local and focused on solving immediate problems, but they showed growing anger against British rule। और ये जो नेचर था ना ये सारे मूवमेंट्स का, ये मेनली किस चीज़ को लेकर के था? लोकल और फोकस था ये कि जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनको सॉल्व करने के ऊपर। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे अपना गुस्सा ब्रिटिश के रूल के ऊपर मतलब दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को लेकर के, कोई एक सरकार ने पॉलिसी बनाया, आप इसके खिलाफ आपने आंदोलन किया, ठीक है। अब वो सरकार उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। अब उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है और फिर वो दूसरा कोई और पॉलिसी बना देती है, तो आपका क्या होगा? अब आपका ये जो आंदोलन था ना, अब ये गुस्सा बन जाएगा, ठीक है, ये अब एंगर बन जाएगा, ठीक है। और अब आप सरकार से सीधा डायरेक्ट क्या करोगे? कॉन्फ्लिक्ट करोगे। और यही सब कारण बनता है कि धीरे धीरे वहाँ पर हमको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति। लोकल एंड रीजनल in nature, most of the popular movements before 1857 were limited to a specific areas। तो कुछ जो यहाँ पे हमको पॉपुलर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं 1857 के पहले, वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज तक ही सीमित रहते हैं। पीपल फाउट अगेंस्ट लोकल इशूज सच एज हाई टैक्सेस, लॉस ऑफ लैंड, अन अनफेयर ट्रीटमेंट बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोकल इशूज़ को लेकर के यहाँ पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। जैसे कि उनको किसी के जगह पे किसी के साथ हाई टैक्सेस किसी के साथ लिए जा रहा है, ठीक है, किसी का अपना ज़मीन जो है वो खो दे रहा है, उसके ऊपर वो अपना मतलब मूवमेंट कर रहा है, या फिर कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, उसके ऊपर वो अपना कर रहा है। तो सबके अलग अलग क्या थे यहाँ पे कारण थे, और अपने अपने सब इश्यूज़ को लेकर के, लोकल इश्यूज़ को लेकर के सब यहाँ पे अपना लड़ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक द संथाल्स एंड भील्स रिवोल्टेड टू प्रोटेक्ट दियर लैंड एंड फॉरेस्ट। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज जो होते हैं, जैसे कि संथाल थे, भील्स थे, वो यहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं किस लिए? तो अपने ज़मीन और अपने जंगल को बचाने के लिए। सेकेंड इज़ द reaction against economic exploitations. So the British introduced heavy land taxes and new revenue systems that harmed peasants and farmers। तो ब्रिटिश क्या करते हैं यहाँ पर? हैवी लैंड टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करते हैं और नए रेवेन्यू सिस्टम्स को लाते हैं, जिसके वजह से जो किसान भाई होते हैं, ठीक है, गरीब किसान भाई, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज दे कुड नॉट पे टैक्सेस। बहुत सारे यहाँ पे किसान भाई अपने ज़मीन को खो देते हैं क्योंकि वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते हैं। आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ब्रिटिश गुड्स डैमेज लोकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे जो कारीगर होते हैं या फिर जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश गुड्स होते हैं वो उनके लोकल इंडस्ट्रीज़ को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश गुड्स जो होते हैं ना वो काफ़ी हद तक ज़्यादा मतलब फ़ाइन बने होते हैं और सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जिसके वजह से इनके प्रोडक्ट्स जो कोई नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट मेनी मूवमेंट्स वेयर
Many movements were protests against poverty and economic hardship. तो इसलिए इसी के फलस्वरूप आपको देखने को मिलते हैं कई सारे मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं जो कि पॉवर्टी और इकोनॉमिक हार्डशिप के खिलाफ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स एंड कस्टम्स। सो मैनी ग्रुप्स अपोज्ड ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन दियर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे यहाँ पे समूह जो हैं वो अपोज करते हैं कि जो ब्रिटिश का जो इंटरफेरेंस है उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में वो उनको नहीं चाहिए। ठीक है, कि ब्रिटिश जो है वो अपना कोई हस्तक्षेप उनके जीवन जीने के तरीक़ों में ना करे। ट्राइबल पीपल रेसिस्टेड लॉज दैट रिस्ट्रिक्टेड दियर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड। ट्राइबल जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उसको वो मानने से मना करते हैं कि कानून जो है वो आपके जंगल और ज़मीन पे हमारे आप नहीं लगा सकते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स ऑल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश फियरिंग लॉस ऑफ दियर कस्टम्स एंड बिलीफ्स। जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, धार्मिक जो ग्रुप्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब अपना रिएक्शन देते हैं जो कि ब्रिटिश के द्वारा किए गए बदलाव, ठीक है, चाहे वो सोशल सामाजिक हो चाहे वो कल्चरल बदलाव हो, इनके ऊपर अपना वो रिएक्शन देते हैं निगेटिव का, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ये ब्रिटिशर्स उनके कस्टम और बिलीव्स को बदल ना दें। ठीक है, या फिर उनको उनके खोने का भी डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ नेशनल यूनिटी। देज मूवमेंट्स वे आर नॉट यूनाइटेड एट द नेशनल लेवल। अब ये सारे जो मूवमेंट्स हुए, ठीक है, 1857 के पहले के जितने भी मूवमेंट्स हुए वो सारे अलग अलग लेवल पे हुए, अलग अलग रीजन्स पे हुए। ठीक है, और इनमें कहीं ना कहीं कोई एक यूनिटी हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारे यूनाइटेड नहीं थे नेशनल लेवल पे। डिफरेंट ग्रुप्स फाउट सेपरेटली फॉर दियर ऑन इंटरेस्ट। अलग अलग समुदाय अपने अलग अलग इंटरेस्ट को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। There were no common leadership or shared plan to remove British rule from the whole country। यहाँ पे ना ही कोई कॉमन लीडरशिप था और ना ही कोई एक तरह का कोई प्लान था जो कि ब्रिटिश को भारत से या फिर देश से निकालने के लिए किया जाए। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ दिस अपराइजिंग्स वेयर ईजिली सप्रेस्ड। और इसी के वजह से यही कारण है कि बहुत सारे जो इतने लड़ाइयाँ हुई उनको आसानी से ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज वायलेंट एंड स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट्स। मोस्ट मूवमेंट्स वेयर सडन एंड ऑफन वायलेंट। बहुत सारे यहाँ पे जो हमको मूवमेंट्स देखने को मिलता है वो अचानक से हुए थे और काफ़ी वायलेंट थे। पीपल अटैक्ड गवर्नमेंट ऑफिसेज, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु सपोर्टेड ब्रिटिश रूल्स। लोग जो थे उन्होंने अटैक किए गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ठीक है, उन मनी लेंडर्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर जो कि ब्रिटिश रूल्स को सपोर्ट कर रहे थे। हाउएवर दे लैक्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्न वेपन्स विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सक्सीड। जबकि उनके पास बहुत सारी कमी थी, जैसे कि ना ही उनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, ना ही उनके पास कोई आधुनिक हथियार थे, जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि वो आसानी से जीत पाएँ। ठीक है, सो कंक्लूजन में हम समझेंगे पॉपुलर मूवमेंट्स बिफोर 1857 वेयर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग डिसैटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन पीपल अंडर ब्रिटिश रूल। तो 1857 से पहले की जो क्रांतियाँ हुई या फिर छोटे छोटे आंदोलन जो हुए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिसैटिस्फैक्शन, ठीक है, असंतुष्टि की भावना जो है भारत के लोगों के अंदर देखने को मिली ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ऑल्दो देज रिवॉल्ट्स वेयर लोकल एंड अनऑर्गेनाइज्ड, they laid the foundation of later united struggles including the revolt of 1857 which became a major challenge to British power in India। जबकि ये सारे रिवॉल्ट जो थे वो काफ़ी लोकल लेवल पे थे और अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका जो फाउंडेशन है वो बाद में सबको जोड़ता है और मिल करके एक जो स्ट्रगल होता है यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसका कारण बनता है, जो कि बाद में चल के ब्रिटिश पावर जो थी उसके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती बन जाता है भारत के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति आती है वो कहीं ना कहीं इसी का एक, ठीक है, इसी का एक रिज़ल्ट होता है, ठीक है, जो कि हमको बाद में देखने को मिलता है। और ये एक यूनाइटेड, कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड और एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल, ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल एक रिवॉल्ट होता है जो कि पूरे के पूरे ब्रिटिश को एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज दे देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1857 का रिवॉल्ट, जो कि आपके हिस्ट्री में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके पहले ये सारे मूवमेंट्स हुए और ये भी काफ़ी हद तक अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। ब्रिटिश के द्वारा लाए गए लैंड सेटलमेंट्स जो थे उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको हम समझते हैं। ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स वेयर
systems introduced by the British government to collect land revenue from Indian farmers। तो ब्रिटिश का जो लैंड सेटलमेंट था वो एक ऐसा सिस्टम था जो लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसका मेन मकसद था कि वो कलेक्ट कर सके लैंड रेवेन्यू को कहाँ से, भारत के किसान भाइयों से। दिस सेटलमेंट्स चेंज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये जो सेटलमेंट्स थे इन्होंने भारत के जो भी एग्रीकल्चरल सिस्टम जो थे पहले से चले आ रहे थे उसको पूरी तरीके से बदल दिया, और साथ ही साथ इसका प्रभाव भारतीय समाज और उसकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। द थ्री मेन टाइप ऑफ लैंड सेटलमेंट्स वेयर परमानेंट सेटलमेंट्स, रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स एंड महालवाड़ी सेटलमेंट्स। थ्री टाइप यहाँ पे हमको मेन लैंड सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला है हमारा परमानेंट सेटलमेंट्स, फिर रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स और फिर महालवाड़ी सेटलमेंट्स है। हम तीनों को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको एक एक करके। फर्स्ट इज़ द परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में आया था। The permanent settlement was introduced by the Lord Cornwallis in बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। जो परमानेंट सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, 1793 का ये है, और ये लाया गया था बंगाल, बिहार और ओडिशा में। अंडर दिस सिस्टम द ब्रिटिश फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू परमानेंटली। और इस सिस्टम के अंदर क्या गया था, ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को परमानेंटली यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, कि इतना आपसे रेवेन्यू लिया जाएगा। द जमींदार्स, जिसको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था, वे आर मेड ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स एंड पेइंग देम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे जमींदार को रखा गया था, जिनको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था, और इनको ऑनर बनाया गया था ज़मीन का, और वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे किसान भाई से, और वो ला करके वो टैक्सेस देंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके फीचर्स क्या थे उसको समझते हैं। फर्स्ट इज़ द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली। लैंड रेवेन्यू जो था वो पहले से फिक्स कर दिया गया था। जमींदार्स बिकम लैंड ऑनर्स, जमींदार्स को लैंड का ऑनर बनाया गया था। फार्मर्स हैड टू पे रेंट टू जमींदार्स, फार्मर्स को सारे रेंट किसको पे करने थे, जमींदार को पे करने थे। और जमींदार्स कुड लूज दियर लैंड इफ़ दे फेल टू पे रेवेन्यू, और जमींदार उस लैंड का जो मालिकाना हक है वो खो देगा अगर वो रेवेन्यू को पे करने से किसी भी तरह से फेल हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमींदार थे उनके पास ये था काम कि वो क्या करेंगे, वो रेवेन्यू लेंगे। किससे रेवेन्यू लेंगे भाई, तो वो रेवेन्यू लेंगे आपके फार्मर से, और वो किसी भी तरीके से फार्मर से रेवेन्यू लेकर के वापस देंगे किसको, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर वो किसी भी तरह से रेवेन्यू देने से फेल होते हैं तो उनका जो लैंड का ऊपर जो ऑनरशिप है वो उनसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मींदार जो थे वो फार्मर से किसी भी तरह से लैंड रेवेन्यू ले करके वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। दिस सिस्टम बेनिफिटेड जमींदार्स बट काउज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। ये जो सिस्टम था इसने जमींदार को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया, लेकिन किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा इसमें शोषण हुआ, ठीक है। सेकेंड इज़ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुनरो इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। अगर हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, जो कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया था। इन दिस सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट dealt directly with the ryots, that is the farmers who were considered the owner of the land। और इस सिस्टम के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्ट डील कर रही थी किससे, रैयत से, रैयत यानी कि फार्मर भाई से, ठीक है, और डायरेक्ट उन्हीं से डील कर रही थी, और उन्हीं को बताया जा रहा था कि वो आप क्या हो, आप लैंड के ऑनर हो और आप ही से टैक्सेस डायरेक्ट लिया जाएगा। इसके फीचर्स क्या थे, डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। इसमें कोई थर्ड मैन नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट होता था सेटलमेंट किसान और सरकार के द्वारा। फार्मर्स हैड ऑनरशिप राइट्स, फार्मर के पास खुद के उसके लैंड के ऑनरशिप राइट्स होते थे। रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे समय के समय रेवेन्यू को बदला जाता था, ठीक है। तो आपके रेवेन्यू क्या होते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपके बदलते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। फार्मर्स हैड टू पे टैक्स इवन ड्यूरिंग पुअर हार्वेस्ट, फार्मर्स को टैक्स तब भी पे करने होते थे अगर उनकी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हो, पुअर हो, तब भी उनको रेवेन्यू देने होते थे, ठीक है। ऑल्दो फार्मर्स हैड ऑनरशिप, हाई टैक्स ऑफन पुश्ड देम इनटू डेब्ट। चूँकि यहाँ पे ऑनरशिप तो था उनके पास, लेकिन फिर भी हाई टैक्सेस होने की वजह से वो कई बार कर्ज में चले जाते थे। थर्ड इज़ द महालवाड़ी सेटलमेंट। द महालवाड़ी सेटलमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पंजाब एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बाई हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। सो अगर हम महालवाड़ी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जैसे कि पंजाब हो गया और सेंट्रल इंडिया में, और किसके द्वारा किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसके क्या फीचर्स थे, फर्स्ट रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम अ विलेज और महल ग्रुप ऑफ विलेज। तो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था किसी विलेज के द्वारा, ठीक है, यानी कि कोई एक गाँव है वहाँ से सीधे हमको रेवेन्यू लेना है और जाके हम सीधे गाँव से रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये गाँव में हो सकता है कि कुछ परिवार के पास अच्छा खासा हार्वेस्ट हुआ हो, अच्छा खासा रेवेन्यू हो, और कुछ के पास नहीं भी हो, तो वो लोग सब मिला करके
फुल रेवेन्यू एज अ विलेज दे देंगे, ठीक है। बाद में वो आपस में अपना जो भी है वो कर लेंगे, ठीक है। या फिर ग्रुप्स ऑफ विलेज, जिसको महल कहा जाता था, ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ विलेज भी करके वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे, ठीक है। सेकेंड, विलेज हेडमैन वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, और इसमें जो विलेज का जो हेडमैन होता था उसको काम था कि वो रिस्पॉन्सिबल था पेमेंट करने के लिए, ठीक है। लैंड ऑनरशिप्स वाज शेयर्ड बाय विलेज कम्युनिटीज़, लैंड ऑनरशिप जो था वो विलेज के जो भी कम्युनिटीज़ थे उनके द्वारा शेयर किया जाता था। रेवेन्यू रेट्स वेयर रिवाइज्ड पीरियोडिकली, सो यहाँ पे रेवेन्यू का जो रेट था वो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या किया जाता था, बदला जाता था, ठीक है। दिस सिस्टम एम टू इन्वॉल्व विलेज कम्युनिटीज़ बट स्टिल क्रिएट फाइनेंशियल प्रेशर, ये जो सिस्टम था इसका एम यही था कि पूरा विलेज का जो कम्युनिटी है यानी कि सभी लोग आपस में क्या रहें, इन्वॉल्व रहें, लेकिन इसके बावजूद इसके वजह से भी फाइनेंशियल प्रेशर हमको देखने को मिलता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या थे ये समझते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, फर्स्ट इंक्रीज बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन फार्मर्स, किसान भाइयों पे जो दबाव था, बर्डन था टैक्स पे करने का, वो बढ़ गया। ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी एंड रूरल डेब्ट, यहाँ पे गरीबी की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और साथ ही साथ जो ग्रामीण में लोग थे वो बहुत ज़्यादा कर्ज में चले गए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जमींदार्स और जो मनी लेंडर्स थे उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण देखने को मिलता है। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड पीजेंट रिवॉल्ट्स, कई सारे हमको फेमाइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और पीजेंट्स के द्वारा कई सारे विद्रोह भी देखने को मिलते हैं, रिवॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन में हम समझेंगे ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट वे आर मेनली डिज़ाइन टू इंक्रीज ब्रिटिश इनकम रादर दैन इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ। ब्रिटिश का जो लैंड सेटलमेंट का जो ये निर्णय था या फिर लाया गया जो बदलाव था, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि इससे ब्रिटिश के इनकम को बढ़ोतरी मिले, ना कि फार्मर्स के, किसानों भाइयों के जो जीवन है उसमें कोई मतलब इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। दो they change land ownerships and administration, they cause hardships for Indian peasants and negatively affect Indian agriculture। चूँकि इसने तो लैंड ऑनरशिप्स को बदला और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बदला, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो किसान थे उनके ऊपर इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और उनके लिए काफ़ी ये मुश्किलात पैदा किया एग्रीकल्चर को लेकर के। तो ये भारत के किसानों के लिए काफ़ी हद तक क्या रहा, निगेटिव इम्पैक्ट दिया। तो ब्रिटिश द्वारा लाए गए ये लैंड सेटलमेंट्स कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए सिर्फ यहाँ पे ये बेहतरी और मतलब लाभकारी साबित हुआ, इंडियन फार्मर्स को इससे कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट BHIC 110 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हम अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाके shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट कोड इंटर करना होगा, दैट इज़ BHIC 110, और यहाँ से आप आसानी से अपने सब्जेक्ट कोड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज आ गए हैं, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड डे, टेक केयर।